Guys, our next topic is electrophoresis. ओके, ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं। डायरेक्ट करंट को यूज करके आप सब जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट कभी भी यूज नहीं होता एक्सपेरिमेंट्स में। सो अगर मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करूं तो मैं अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स को सेपरेट कर सकता हूं। बट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए या इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हम एक ग्लास बेस लेंगे। ये ग्लास बेस एज अ सपोर्ट मीडियम यूज होगा। ठीक है, ये ले लिया हमने ग्लास बेस। ओके, इसको हम क्या नाम देंगे? ग्लास बेस। अब इस ग्लास बेस के ऊपर हम एक जेल अप्लाई करेंगे, उसको कहा जाता है एगरोज जेल। which is why this technique is also called gel electrophoresis. एगरोज जेल इनर्ट मीडियम के तौर पे यूज होता है। ठीक, एगरोज जेल लगाने के बाद हम इसी ग्लास बेस के ऊपर यानी इसी एगरोज जेल के ऊपर बफर स्ट्रिप pH 7 की अप्लाई करेंगे। ठीक है, बफर स्ट्रिप अक्रॉस द टर्मिनल आयंस की मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है।
buffer strip is used to control the mobility of ions across the terminal. ऑलराइट, बफर स्ट्रिप अप्लाई करने के बाद मैं यहां क्रोकोडाइल क्लिप्स अटैच करूंगा। ठीक है, और इन क्रोकोडाइल क्लिप्स को मैं बैटरी से अटैच करूं। सो ये बेसिकली आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये बेसिकली आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो इट्स पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, एंड इट्स गोइंग टू बी योर बैटरी। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, इस बफर स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में शार्प पेंसिल से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस मिक्सचर की एनालिसिस करना चाहता हूं मैं, उसका एक शार्प स्पॉट इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर या रेफरेंस लाइन के ऊपर अप्लाई करें। ये जो आपने स्पॉट अप्लाई किया है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देते हैं। ये हमारा सैंपल होगा जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स हो सकते हैं। ये लेबल डायग्राम एग्जाम में कंस्ट्रक्ट करवाई जाती है, तो इसलिए आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, हम यहां लिखते हैं mark a reference line in the center of the strip the mixture to be analyzed is spotted on the reference line. हम 1 आवर के लिए 50 to 150 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। Provide 50 voltage to 150 voltage for at least 1 hour। 1 आवर के बाद हम क्रोकोडाइल क्लिप्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। Disconnect the clips after 1 hour।
ओके। अब जाहिर सी बात है, जब डिस्कनेक्ट कर लेंगे आप क्लिप्स को, तो आपके पास जो स्ट्रिप होगी, बफर स्ट्रिप, उसके ऊपर अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स के स्पॉट्स तो नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो सब कलरलेस होते हैं, राइट। उनको विजुलाइज करने के लिए मैं उस स्ट्रिप के ऊपर लोकेटिंग एजेंट का स्प्रे अप्लाई करूंगा, जिसको कहा जाता है निनहाइड्रेट। To visualize the spots, apply ninhydrin spray as the locating agent. ठीक है। अब जब लोकेटिंग एजेंट अप्लाई किया और स्पॉट्स विजुलाइज हुए, तो पता ये चला कि इस स्पॉट पर ग्लाइसिन है, इस स्पॉट पे हमारे पास एस्पार्टिक एसिड है, जिसको हमने ASP से रिप्रेजेंट किया है, और इस जगह पर हमारे पास लाइसिन है। यानी हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें 3 अमीनो एसिड्स थे, एक एस्पार्टिक एसिड, एक ग्लाइसिन और एक लाइसिन। तो ग्लाइसिन कहां पर है, एस्पार्टिक एसिड कहां पर है, ये हमने बता दिया। बट ये सारा काम हो रहा है pH 7 पे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट pH 7 कि उस पे आयंस किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं और क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। ऑलराइट, at pH 7, बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स थे। ये है ग्लाइसिन, जो कि ज्वेटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सही है। ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्लाइसिन न्यूट्रल फॉर्म में है। चूंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में है, इसलिए इसने डिफ्लेक्शन शो ही नहीं किया, ओरिजिनल स्पॉट पे ही रहा, कहीं ट्रेवल नहीं किया इसे। ओके, सो हम लिखेंगे ग्लाइसिन इज न्यूट्रल and do not show any deflection. ओके, जो हमारे पास सेकंड अमीनो एसिड था वो है आपके पास एस्पार्टिक एसिड। इन द लास्ट लेक्चर मैंने एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिया था, वो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। दिस इज CH2, दिस इज COO नेगेटिव, दिस इज एस्पार्टिक एसिड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ASP। आप नोट करें, एस्पार्टिक एसिड में ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन साइड चेन का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ लिखेंगे साइड चेन is negatively charged
So it will deflect towards positive terminal. ओके, थर्ड, जो थर्ड हमारे पास अमीनो एसिड है वो लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर भी हमने लास्ट क्लास में शेयर किया था आपके साथ। CH, CW नेगेटिव, CH2 taken 4, NH3 प्लस, इसको कहते हैं लाइसिन। अब जाहिर सी बात है ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन जो साइड चेन का पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो साइड चेन पॉजिटिवली चार्ज, हेंस इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, डायग्राम पे वापस चलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। देखिए, इस रेफरेंस लाइन से लाइसिन ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, एस्पार्टिक एसिड ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। रीजन, रीजन इज कि आप नोट करें इस लाइसिन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जब फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल। ओके, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी यहां हाईलाइट कर देते हैं। लाइसिन हैज more carbon atom so it has large surface area, so it has more friction, so it covers the least distance. Guys, एक छोटा सा नोट, and for this let's move on to the next page. नोट देखिए, electrophoresis depends on three factors. The first one is charge. Higher the charge, higher the deflection. लिख सकते हैं greater the charge, larger the deflection.
Okay. Now the second factor is surface area. Larger the surface area, larger the friction, shorter the distance. Next, टेम्परेचर. आप सब जानते हैं कि पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं. जब आप करंट प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है. तो अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सारे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स डीनेचर हो जाएंगे. टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्लास प्लेट होती है हमारे पास उसके नीचे से कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर सप्लाई करते रहते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन. यहाँ लिख लेते हैं. पेप्टाइड्स and amino acids are temperature sensitive. So to control the temperature, we need to supply continuous stream of cold water beneath the plate. याद रखिएगा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इंक्रीज होता है. एक और बात, जैसे ओ लेवल केमिस्ट्री में पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था आपने तो उससे क्रोमेटोग्राम मिलता था, है ना, पेपर क्रोमेटोग्राम. तो अगर हमने आज इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है तो उससे जो हमें बफर स्ट्रिप मिलेगी जिसपे स्पॉट सारे के सारे विजुअलाइज हो जाएंगे, उस स्ट्रिप को मैं इलेक्ट्रोफेरोग्राम का नाम दूंगा. क्लियर?